हे गाइस, अगर आप ट्रिक एंड टेक को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि रिसेंटली उनके चैनल पे एक वीडियो आया था IBTR 2024। बहुत ही कमाल का राउंड टेबल सेशन था एंड इंडिया के बहुत बड़े बड़े क्रिएटर्स वहाँ पे मौजूद थे। अगर आपको वो वीडियो चेकआउट करना है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पे बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस किए गए थे एंड मेरा बहुत मन था कि काश मैं भी वहाँ पे होता एंड अपने ओपिनियंस शेयर कर पाता। बट 1000 सब्सक्राइबर्स के साथ ये कुछ बहुत ही बड़ा सपना है जो कि पूरा नहीं हो सकता इतने सब्सक्राइबर्स के साथ। सो आई थॉट ऑफ मेकिंग अ वीडियो ऑन इट। IBTR 2024, देयर क्वेश्चंस, माई आंसर्स। सो अगर आप मेरे आंसर्स जानने में इंटरेस्टेड है, आई विल बी राइट बैक बस एक छोटे से इंट्रो के बाद। I want to ask one by one, क्या कुछ यूट्यूबर्स डिसऑनेस्ट होते हैं और कुछ यूट्यूबर्स ऑनेस्ट होते हैं? यूट्यूबर्स ऑनेस्ट या डिसऑनेस्ट नहीं होते। एक्चुअली होता क्या है, या तो स्पॉन्सर्ड होते हैं या फिर नॉन स्पॉन्सर्ड होते हैं। अगर वीडियो स्पॉन्सर्ड है तो स्पेशली जो छोटे क्रिएटर्स हैं वो डरते हैं कि अगर स्पॉन्सर्ड है एंड अगर हमने कुछ गलत बोल दिया एंड ब्रांड्स को पसंद नहीं आया तो क्या पता ब्रांड्स हमारे साथ फिर काम ना करें एंड आगे काम ना दें। तो ऐसे हम कैसे ग्रो करेंगे, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे स्टूडियो का भी एक खर्चा है, खुद के खर्चे भी चलाने हैं। तो ये सब चीज़ें सोच के कई बार छोटे जो क्रिएटर्स होते हैं वो डरते हैं। बट यहीं पे एक चीज़ जो बहुत मैटर करता है वो है ऑडियंस सपोर्ट। अगर व्यूअर्स के तरफ से भरपूर सपोर्ट है तो क्या है कि वो एक अंदर से कॉन्फिडेंस जागता है कि ये हमारे एथिक्स के अगेंस्ट है। जो अच्छा है हम अच्छा बोलेंगे, जो बुरा है हम बुरा बोलेंगे, हम किसी ब्रांड का नहीं सुनेंगे। ये कॉन्फिडेंस जाग जाता है एंड फिर यूट्यूबर जेन्युइन रह पाता है। तो यूट्यूबर्स डिसऑनेस्ट नहीं होते, वो बस मजबूर होते हैं। I want to put it across to the panel. Do brands actually listen to feedback, like feedback that you provide? मेरे को वो एक चीज़ पूछना था because I've noticed that generally with a few brands that we've worked with, हमने ना feedback दिए और feedback सुनी है। Brands actually listen to feedback. Like हर क्रिएटर का ही वो सुनते हैं। अब देखो, बहुत सारे क्रिएटर्स हैं तो बहुत सारे विचार हैं, तो इतने विचारों को सुन के हर एक विचार का एक एक सोल्यूशन तो नहीं निकाल सकते। तो कलेक्टिवली ब्रांड पूरा सुनने के बाद, एनालाइज करने के बाद एक कंक्लूजन पे आता है, फिर कोई डिसीजन लेता है। तो डिसीजन लेने में टाइम लग जाता है, ये पहला पॉइंट। एंड आपको लगेगा कि इस क्रिएटर का सुना है बट इस क्रिएटर का नहीं सुना है। ब्रांड सबका ही सुनते हैं फिर डिसाइड करते हैं। तो क्योंकि एक इतना बड़ा कंपनी है, डिसीजन लेने में भी टाइम लगता है। इतने लोगों का तो नहीं सुन सकते ना, कि इतने सारे क्रिएटर्स है वर्ल्ड में, तो इतने सारे क्रिएटर्स के इतने सारे ओपिनियंस है, सबको ही सेटिस्फाई नहीं कर सकते। बट ब्रांड्स ट्राई टू कम टू अ कंक्लूजन जहाँ पे ऑलमोस्ट ज़्यादातर मेजॉरिटी ऑफ द क्रिएटर्स के फीडबैक को लिया जाए एंड अकॉर्डिंगली एक सोल्यूशन प्लान किया जाए। सो ब्रांड डू लिसन। देयर आर वेरी फ्यू केसेस जहाँ पे ब्रांड सुनते नहीं है, एकदम ही नहीं सुनते। उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि कस्टमर्स को कैसा इशू फेस हो रहा है, उनको कोई मतलब ही नहीं है इससे। ऐसा चीज़ है बट बहुत ही रेयर है। यूजुअली ब्रांड्स डू लिसन टू फीडबैक एंड वो इसको अप्लाई भी करते हैं, बट इट टेक्स टाइम। फेवरेट ब्रांड्स, फेवरेट दो आंसर लिखो। दो आंसर लिखो। Favorite brand and brands who could have done better. A brand that could have done better. All right, let's go for it. So my favorite brand of 2024 is Snapdragon, क्योंकि उन्होंने अपना X Elite चिप निकाला है, जो कि लैपटॉप्स में अगर आप देखेंगे लास्ट ईयर में जब उन्होंने निकाला तो वो लिटरली एप्पल के मैकबुक्स के साथ कंपेयर किया जा रहा था एंड M3 को भी बीट कर रहा है वो परफॉर्मेंस में। दैट इज़ जस्ट वेरी शॉकिंग एंड वेरी मच प्रॉमिसिंग कि आगे जाके हमको विंडोज़ में भी मैकबुक लाइक परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा। दैट इज़ जस्ट वेरी शॉकिंग एंड वेरी प्रॉमिसिंग। एंड अगर आप स्नैपड्रैगन 8 एलीट को देखें तो वो भी एप्पल के लेटेस्ट आईफोन्स के जो चिपसेट है उसके साथ हेड टू हेड जा रहा है। तो मतलब स्नैपड्रैगन ने इस बार सोच ही लिया है कि हम लैपटॉप में भी एंड मोबाइल इंडस्ट्री में भी दोनों में ही एकदम खलबली मचा देंगे। एंड क्या परफॉर्मेंस सेंट्रिक CPUs निकाले हैं इस बार। इसी वजह से स्नैपड्रैगन इज़ माय फेवरेट ब्रांड ऑफ 2024। एंड ब्रांड्स हु कुड हैव डन बेटर इन 2024, मैं बोलूँगा इंटेल। दे डिडंट कम अप विद द परफॉर्मेंस आई वाज एक्सपेक्टिंग, क्योंकि मैंने सोचा एट फर्स्ट इतना ऑप्टिमाइजेशन नहीं है, इसी वजह से शायद परफॉर्मेंस नहीं दे पा रहा होगा। बट इतना टाइम हो गया फिर भी ऐसा कुछ नहीं आया है जिसकी वजह से इन प्रोसेसर्स को मैं रिकमेंड कर पाऊँ ओवर देयर राइवल काउंटर पार्ट्स। सो द थिंग इज़ कि इंटेल ने अपने कोर अल्ट्रा 200 सीरीज़ को लॉन्च किया, डेस्कटॉप प्रोसेसर्स की बात कर रहा हूँ।
वहाँ पे मेरे को इतना कुछ देखने को नहीं मिला कि मैं बोल दूँ कि हाँ भाई ये प्रोसेसर तो बीस्ट है। दे कुड हैव डन बेटर, क्योंकि उन्होंने पूरा डिज़ाइन चेंज किया है वहाँ पे। उन्होंने पहले से पावर कंजम्पशन को कम किया, हीट लेवल्स को कम किया, सब कुछ ठीक था, बट परफॉर्मेंस कहाँ है, वो परफॉर्मेंस देखने को नहीं मिला। तो इसी वजह से आई फील लाइक कि इंटेल कुड हैव डन बेटर इन 2024। बट कोई बात नहीं, 2025 आ रहा है, क्या पता इस बार वो ऐसा कोई CPU निकाल दे जो सही में रेवोल्यूशनरी हो। Let's go. Favorite Android Let's go. UI. बीटा Favorite वाले Android UI of 2024. बीटा वाले भी कुछ भी हाँ चलेगा। हाँ फेवरेट एंड्रॉयड UI ऑफ 2024 One UI, सीधी बात। इसका मैं 2-3 रीज़न दे सकता हूँ। पहला रीज़न है उसमें ब्लोटवेयर कम है कंपेयर टू अदर एंड्रॉयड UIs। अगर आप देखेंगे तो उसमें ब्लोटवेयर कंपैरेटिवली थोड़ा कम है। एंड सेकंड है सिक्योरिटी के लिए, आपको बेस्ट सिक्योरिटी One UI में ही मिलेगा। उससे अच्छा सिक्योरिटी किसी भी और UI में नहीं मिलेगा, किसी भी और एंड्रॉयड UI में नहीं मिलेगा। एंड थर्ड है, अगर आप इसको किसी भी पर्सन को दिखाएंगे ना ऑफ एनी एज, लाइक अगर आप किसी 60-65 ईयर ओल्ड को दिखाएंगे, अगर आप किसी लाइक 5 to 10 ईयर ओल्ड को दिखाएंगे, या फिर अगर आप मेरे एज के हैं 24-25 ईयर्स के हैं, अगर आप किसी भी एज में दिखाएंगे तो आपको दिखेगा कि सभी एज के लोग उसे यूज़ कर पाते हैं। इट फील्स वेरी इजी टू यूज़, जो और किसी UI में इतना नहीं है। क्योंकि मैंने देखा है, मैंने एक लाइक One UI तो छोड़ दिया, One UI जो कोर वर्जन है ना, जो बजट फ़ोन्स में आता है, A सीरीज़ में आता है, M सीरीज़ में आता है, One UI कोर का फ़ोन मैंने अपने पापा को दिया है यूज़ करने के लिए। वो बड़े मज़े से यूज़ कर रहे हैं। मैंने उन्हें अपना फ़ोन दिया, Realme का फ़ोन दिया या फिर Redmi का फ़ोन दिया, उनको वो अच्छा नहीं लगा। तो अगर आप One UI का कोई भी डिवाइस यूज़ कर रहे हैं तो आप देखेंगे कि कंपैरेटिवली एक सिंपल UI है दूसरे UIs के मामले में। लाइक ये मेरा ऑब्जर्वेशन है, शायद आपके ऑब्जर्वेशन में कुछ डिफरेंट हो। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं तो मैं और जान पाऊंगा, एंड मुझे इस बारे में कॉन्वर्सेट करने में बहुत मज़ा आएगा। Alright, let's move on to foldables के बारे में बात चल रही थी ना, तो मेरे को foldables के बारे में यार मेरे को foldables बोरिंग लगने लगी है। दिस इज़ अ वेरी लाइक controversial question, क्योंकि foldables are not getting boring. Foldables were very interesting, they are interesting and they will be interesting. क्योंकि आप पॉकेट से एक फ़ोन निकालते हो, उसको ऐसे खोल देते हो, that's never gonna be boring. बट क्या है कि they are not boring but they are impractical. क्योंकि किसी भी फोल्ड को अगर देख लो आप, वो 1-1.5 साल या फिर मैक्सिमम 2 साल के बाद वो ख़राब हो जाएगा एंड फिर उसका जो स्क्रीन है वो रिप्लेस कराना पड़ेगा। सो इट इज़ इम्प्रैक्टिकल। वो स्क्रीन बहुत ही कॉस्टली है, 20-30 हज़ार रुपये का वो स्क्रीन आएगा, कभी कभार उससे भी ज़्यादा का आ सकता है, यू नेवर नो। बट द थिंग इज़ कि वो 20-30 हज़ार रुपये का जो स्क्रीन बदलते हैं ना, आप 1.5 लाख का एक फ़ोन ले रहे हो, चलो मान लेते कि आपने फोल्ड नहीं लिया, आपने फ्लिप लिया है, अंडर 1 लाख है या फिर 1 लाख है, तो उसका भी जब आप स्क्रीन बदलते फिर उस पर आप 20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके वो सामने का जो स्क्रीन है वो बदलेंगे। आपने 1 लाख का फ़ोन लिया है, उसके 2 साल बाद ही आपको और 20 हज़ार रुपये डालने पड़ेंगे। तो सीधी सी बात, जो पहला थॉट दिमाग में आता है वो है कि दिस इज़ नॉट अ रिलायबल डिवाइस, दिस इज़ नॉट अ प्रैक्टिकल डिवाइस। इस पर पैसा खर्च होता ही जाएगा, ये ख़त्म नहीं होगा। तो इस मेंटालिटी की वजह से, एंड टू बी ऑनेस्ट मेंटालिटी भी नहीं, इस प्रॉब्लम की वजह से ये मेंटालिटी आ रहा है, एंड इस मेंटालिटी की वजह से दे आर नॉट गेटिंग द हाइप एनी मोर। क्योंकि जब फोल्ड न्यूली लॉन्च हुआ था ना, तब मार्केट में एक बात चल रहा था, दिस विल रेवोल्यूशनाइज हाउ वी यूज़ फोन्स। बट ये रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पाएगा जब तक ये उतना ड्यूरेबल नहीं बनता है, जब तक इसमें इतना जान नहीं आ जाएगा कि हम रफ यूज़ कर सकते हैं इसको, तब तक ये रेवोल्यूशनाइज नहीं कर पाएगा। पहले जब स्मार्टफोन्स आते थे तो वो इतना ड्यूरेबल नहीं थे, इसीलिए लोग कीपैड फ़ोन से स्विच नहीं करना चाहते थे। बट जैसे जैसे ये फ़ोन्स ड्यूरेबल बनते गए, जैसे कि टफ़ ग्लास देखने को मिला जो इतना इजीली स्क्रैच नहीं होता है, ब्रेक नहीं होता है, फिर हमको धीरे धीरे डस्ट एंड वाटर रेजिस्टेंस भी देखने को मिला जो कि इनको और ड्यूरेबल बनाया। एंड ऐसे करते करते जब ये फ़ोन्स इतने ड्यूरेबल हो गए कि हम उनको रफ्यूज़ कर सकते हैं, तब लोगों ने स्विच करना स्टार्ट कर दिया। एंड उनको पता है कि अब ये फ़ोन अगर ख़रीदे तो 4-5 साल तो ईजीली चलेगा, अगर हम इसको और देखभाल करके रखें तो ये 7-10 साल भी चल जाए। तो यही मेंटालिटी आया, उसके बाद हम लोगों ने स्विच किया, लाइक द मास ऑडियंस स्विच्ड। सो ये सेम मेंटालिटी आना पड़ेगा फोल्डेबल्स के लिए। अगर फोल्डेबल्स को हम रफ्यूज़ नहीं कर सकते, दे कैन नेवर रेवोल्यूशनाइज हाउ वी यूज स्मार्टफोन्स। मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आप हाउ डू यू एंश्योर दैट योर कंटेंट इज नॉट
misinforming people? Okay. अब सब लोगों का तो मैं नहीं बता पाऊंगा, एंड ऑब्वियसली मैं एक बहुत ही छोटा क्रिएटर हूँ, तो मैं और भी नहीं बता पाऊंगा, बट आई कैन से हाउ आई मेक श्योर माई कॉन्टेंट इज़ नॉट मिस इन्फॉर्मिंग। पहली बात, मैं रिसर्च करता हूँ, प्रॉपर रिसर्च कर लेता हूँ कि ठीक है इस प्रोडक्ट के बारे में ऐसा ऐसा चीज़ है। फिर मैं स्क्रिप्ट लिखता हूँ, स्क्रिप्ट लिखते हुए मैं इन पॉइंट्स का खास ध्यान रखता हूँ, एंड फिर ही वीडियो बनाता हूँ। फिर भी वीडियो बनाने के बाद मैं एक बार फिर से क्रॉस चेक कर लेता हूँ अपने रिसर्च इन्फॉर्मेशन के साथ कि मैंने सब सही सही बोला है। तो अगर सही सही नहीं बोला है तो मैं फिर से रीटेक लेता हूँ एंड उस पार्ट को एडिट करता हूँ। So this is how I make sure I am not providing any misinformation. But अगर फिर भी मेरे रिसर्च में ही कोई गलती थी एंड इसी वजह से कोई मिसइन्फॉर्मेशन पास हो गया, तो आई मेक श्योर कि मैं कमेंट सेक्शन में जाके मैं कमेंट्स में अपना एक कमेंट डाल दूँ कि ऐसा ऐसा था बट एक्चुअली में ऐसा है, तो आई अपोलोजाइज दैट आई पास द मिसइन्फॉर्मेशन। बट एक और चीज़ है, अगर मिस इन्फॉर्मेशन हो जाता है सो आई रियली अपोलोजाइज फ्रॉम द बॉटम ऑफ माई हार्ट। ऐसा नहीं है कि मैं उसको इग्नोर करके चला जाऊँगा, हाँ ठीक है हो गया, थोड़ा तो ह्यूमन एरर होता ही है। हाँ ह्यूमन एरर होता है, बट आई विल अपोलोजाइज अगर ऐसा कोई सीन होता है। ज़्यादातर टाइम पे आई डोंट थिंक कि ऐसा कुछ बड़ा ब्लंडर मैंने अभी तक किया है, आई होप आगे भी जाके ना हो, बट अगर होता है तो आई विल रियली अपोलोजाइज। मैं भी इंसान हूँ यार, मेरे से भी गलती हो सकती है, बट मैं माफ़ी मांगूंगा एंड मैं सीख रहा हूँ, तो सीखते सीखते थोड़ा बहुत एरर हो जाए तो मैं आप लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा कि आप थोड़ा मुझे माफ़ कर देना। The question is very simple. Smart watch or analog watch? स्मार्ट वॉच और एनालॉग वॉच, एक्चुअली दोनों। क्यों, मैं सीधे सीधे बताऊँगा, ऑनेस्टली बताऊँगा। स्मार्ट वॉच इज़ वेरी यूज़फुल, उसके कंपैरिजन में कभी एनालॉग वॉच नहीं आ सकता है व्हेन इट कम्स टू द यूज़फुलनेस ऑफ अ स्मार्ट वॉच। बट एनालॉग वॉचेस लुक वे मोर क्लासी देन अ स्मार्ट वॉच कैन एवर बी। कितने ही अच्छे वॉच फेस डाल दो उसमें, स्मार्ट वॉचेस कैन नेवर लुक like an analog watch. So analog watch in terms of looks and smart watch in terms of usefulness. If you can tell us a little bit about, मतलब कि यार smart watches are going down and at that time it's a bold move to get layers, Anak, right? आप पहले श्लोक भाई का पूरा बात जो उन्होंने बोला है वो सुन लीजिए, उसके बाद मैं बोलता हूँ। There was a gap. There was a, I felt कि एक ना डिज़ाइन गैप काफ़ी बड़ा था, और मेरे को डिज़ाइन में थोड़ी सी नॉलेज है क्योंकि कपड़े बिल्ड कर रखे हैं एंड खुद भी एक डिज़ाइन बैकग्राउंड से मैं आ रहा हूँ। एंड मेरे को ऐसा लगा था कि डिज़ाइन गैप इतना बड़ा है कि ज़्यादातर वॉचेस थोड़ा सा फंक्शनल एंड पे जा रही हैं, जो हैं थोड़ी अलग डिज़ाइन की, वो अतरंगी से बहुत सस्ती थी, वो काम नहीं करती। बट उसके साथ हम घुसे थे, बट जब हम घुसे और हमने रिसर्च करी तब काफ़ी चीज़ें पता चली कि काफ़ी सारी घड़ियों में SPO2 सेंसर काम ही नहीं करता है, स्पेशली सब 6000 वाले रेंज के अंदर। तो हमको 2-3 प्रॉब्लम्स दिखी कि एक आईफोन और एंड्रॉयड से अच्छे से कनेक्टिविटी हो जाए, एक डिज़ाइन ऐसा हो जो लग्जरी वॉच या फिर एक महंगी वॉच से कंपेरेबल हो, एंड तीसरी चीज़ ये थी कि हमारी ट्रैकिंग एक्यूरेट हो जाए, मतलब रिलायबली एक्यूरेट हो जाए कि वो कंपेयर कर सके कोई बंदा, जैसे कोई स्मार्ट रिंग्स जो आती हैं अच्छी या फिर एप्पल वॉच अल्ट्रा आती है, उससे कंपेरेबल हो जाए, उतना गोल था करने का। एंड वो उसी पर्सपेक्टिव के साथ हम निकले थे एंड वो हमने काफ़ी हद तक सॉल्व कर दिया एंड मैं बहुत प्राउड हूँ जो हमने बिल्ड करा। बट हाँ, अब पहली बात, मैंने वॉच को अपने हाथ में लेके नहीं देखा है, मैंने वॉच बस फोटोज़ में देखा है एंड रिव्यूज़ में देखा है, तो इसके बारे में मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगा। सेंसर और जो कनेक्टिविटी का प्रॉब्लम है, मुझे पर्सनली लगता है कि वो सॉल्व हो जाएगा इफ़ दे प्रोवाइड गुड अपडेट्स। लाइक सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम हो सकता है क्योंकि वो बोल रहे हैं कि हमने उतने एक्यूरेट सेंसर्स दिए हैं। अगर इतने कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं तो लगता है कि उन्होंने दिए तो होंगे ही उतने एक्यूरेट सेंसर्स। बट अगर फिर भी यूट्यूबर्स को दिख रहा है, लाइक जो टेक क्रिएटर्स है लाइक ज्ञान थेरेपी, वेनम्स टेक, उनको दिख रहा है कि सेंसर इतने एक्यूरेट नहीं है, तो ज़रूर अपडेट्स का प्रॉब्लम है, सॉफ्टवेयर में ऑप्टिमाइजेशन का प्रॉब्लम है। तो अगर सही से अपडेट्स आ जाएंगे तो फिर सही से ऑप्टिमाइजेशन देखने को मिलेगा, तब सेंसर एक्यूरेट हो जाएंगे, ये मुझे लगता है। एंड डिज़ाइन की अगर बात करूँ, वही एक चीज़ जो मैं बिना हाथ में लिए भी फ़ोटोज़ देख के भी बात कर सकता हूँ, तो मैं डिज़ाइन के बारे में बात करना चाहूँगा। उन्होंने बोला है कि 6-7 हज़ार रुपये में
इतने अच्छे डिज़ाइन नहीं आते कि लाइक जो अच्छी तरीके से काम भी करते हैं वॉच एंड अच्छा दिखते भी है। अब मैं यहाँ पे एक चीज़ बोलूँगा, उन्होंने जो डिज़ाइन बनाया ना, डायमंड कट डिज़ाइन, वो काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव है। लाइक हर किसी टाइप के लोग को वो पसंद नहीं आता है। वो बोल रहे कि दे सॉल्व द प्रॉब्लम बट दे एक्चुअली डिडंट सॉल्व अ प्रॉब्लम, बिकॉज अगर मैं लाइक लड़कियों को ये वॉच दिखाऊँ ना तो उनको पसंद ही नहीं आता है ये वॉच। ज़्यादातर लड़कियों को पसंद नहीं आता है। लाइक एटलीस्ट मेरे केस में मैंने जिन जिन लोगों को दिखाया है कि ये देखो भाई ये नया स्मार्ट वॉच लॉन्च हुआ है, कैसा लग रहा है, तो वो बोले कि ये बहुत ही मेल सेंट्रिक वॉच है। तो ये जो डिज़ाइन है वो बोल रहे कि वो थोड़ा एग्रेसिव है एंड इट लुक्स लाइक अ मेल सेंट्रिक वॉच। तो ये एक पहला पॉइंट है डिज़ाइन के मामले में। दूसरा है कि द डायमंड का डिज़ाइन इज़ वेरी एग्रेसिव। इवन अगर आप मेल्स को भी दिखाएंगे ना तो जो 40 से ऊपर वाले एज के लोग हैं वो लोग ये वॉच प्रेफर नहीं करेंगे। दे विल प्रेफर अ बोट वॉच और अ नॉइज़ वॉच जिसके राउंड एजेस हैं एंड जो थोड़ा सिंपल दिखता है, क्योंकि डिज़ाइन इज़ वेरी सब्जेक्टिव। बट मैं जो देख रहा हूँ मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने जितना ऑब्जर्व किया है मैं डिज़ाइन के मामले में उतना बोल रहा हूँ। तो अगर एग्रेसिव डिज़ाइन ना होकर थोड़ा और राउंडिश डिज़ाइन होता तो आई गेस ये एक बेटर चीज़ होता। बट आई विल से दिस मच कि ये वॉच जो है ये बहुत ही यूनिक है, इसके जैसा कोई वॉच नहीं है डिज़ाइन के मामले में। तो द डिज़ाइन इज़ डेफिनेटली यूनिक बट इट हैज़ अ वेरी स्मॉल ग्रुप ऑफ ऑडियंस। Alright, so let's do this. Windows versus Mac, what would you prefer? मैक और विंडोज़। अब मैं यहाँ पे विंडोज़ बोलूँगा। अगर मैं गेमिंग छोड़ दूँ तब मैं मैक पे शिफ्ट करना प्रेफर करूँगा, बट अगर मैं गेमिंग करता हूँ तो मैं विंडोज़ पे रहना ही प्रेफर करूँगा, क्योंकि विंडोज़ ही इतना अच्छा गेम खिला सकता है, मैक नहीं कर पाएगा। मैक में है ही कितने गेम्स एंड जो सपोर्ट करते हैं सिर्फ वही गेम्स खेलना पड़ेगा, उसका लाइब्रेरी बहुत ही लिमिटेड है। फॉर नाउ इट्स विंडोज़। अगर मैं गेमिंग छोड़ दूँ, मेरे पास टाइम ही नहीं है और गेमिंग करने का, देन आई विल गो फॉर मैक, क्योंकि वहाँ पे रिलायबिलिटी है, वहाँ पे बहुत ही लाइक प्रोफेशनल जो ऐप्स है, प्रोडक्टिविटी ऐप्स है, वो बहुत ही बढ़िया काम करते हैं। तो फॉर दैट रीज़न आई विल गो टू मैक। Best tech purchase, like something you bought with your own money, not a review on it. Best tech purchase of 2024 and the worst tech purchase of 2024. Go for it. बेस्ट एंड वर्स्ट टेक परचेस ऑफ 2024। पहली बात, मैंने बहुत सारे टेक तो परचेस नहीं किए, तो मैं अब नहीं बोलूँगा कि वर्स्ट कोई भी है, क्योंकि मुझे जहाँ तक मैंने जितने सारे लाइक टेक्स परचेस किए हैं या फिर रिव्यू किए हैं सारे ही मुझे अच्छे लगे। मैं नहीं बोलूँगा कि कोई अच्छा नहीं लगा है, बट बेस्ट मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा। बेस्ट है ये कूलर मास्टर का GA271 मॉनिटर। ये जो मेरे पीछे आप जो मॉनिटर देख रहे हैं, आई यूज़ इट एज अ डेली ड्राइवर। मुझे बहुत ही अच्छा लगा ये मॉनिटर, मैं आपको रेकमेंड कर सकता हूँ, क्योंकि इस प्राइस पे ये 2K डिस्प्ले 100 हर्ट्ज़ का डिस्प्ले है, बहुत ही अच्छा डिस्प्ले है। लाइक 12,000 रुपये का आता है एंड मेरे को ये 11,800 रुपये का मिला है MD कंप्यूटर से। आप जाएंगे, आप मेरा चैनल दिखाएंगे एंड बोलेंगे कि ये भैया 11,800 में लेके गए थे, मुझे भी दो, तो वो लोग देंगे। एंड अगर आप मेरा चैनल दिखा के वहाँ से ये मॉनिटर लेते हो तो इंस्टा पे एक स्टोरी देखिए, मुझे टैग करना मत भूलना, आपको इंस्टा हैंडल मेरा डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। And talking about which, right, I really want to talk about like handheld gaming devices. Does anybody have an opinion on this? Like, आपको क्या लगता है कि ये इसका future है कि नहीं? Because smartphones, like I mentioned, are becoming so powerful that you can actually emulate Windows games on it and all of that, right? So, do you think handheld gaming has any future as such? मुझे लगता है गेमिंग हैंडहेल्ड्स विल रेवोल्यूशनाइज द गेमिंग इंडस्ट्री एंड लाइक हाउ वी सी गेमिंग टुडे। बिकॉज आप देखो, उन्होंने ऑलरेडी अच्छे अच्छे पावरफुल गेमिंग कंसोल्स बना दिए, लाइक गेमिंग हैंडहेल्ड्स बना दिए हैं। लाइक ROG Ally X का बात करो, MSI क्लॉ का बात करो, लेनोवो की तरफ से लीजियन गो है, Zotac का भी एक आ रहा है, फिर लॉजिटेक का भी एक है। तो आप इन सब को देखोगे, स्टीम डेक है, तो आप इन सब को देखोगे, यहाँ पे आप विंडोज़ के जो गेम्स है वो डायरेक्टली खेल सकते हैं। एम्यूलेशन का इज़ कम्प्लीटली डिफरेंट। एम्यूलेशन करने में वो हार्डवेयर पावर होना चाहिए एंड उतना अच्छा नहीं चलता है, जितना ही हार्डवेयर दे दो उतना अच्छा। एम्यूलेशन करके खेलने में एक चीज़ है एंड आप नेटिवली चला रहे हो वो एक चीज़ है। वो परफॉर्मेंस कभी एम्यूलेशन में नहीं मिलता है, वो स्मूथनेस कभी एम्यूलेशन में नहीं मिलता है। आप कुछ गेम्स में देखोगे कि बहुत बढ़िया एम्यूलेशन हो गया है, बट हर एक गेम में आपको वो नहीं दिखता है जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। एंड यहाँ पे आपको, क्योंकि बाय डिफ़ॉल्ट आपको फुल विंडोज़ देखने को मिलता है, फुल फ्लेजेड विंडोज़, आपको एम्यूलेशन का ज़रूरत ही नहीं। आप जस्ट इसको डाउनलोड करेंगे एंड रन करेंगे। इतना ईजी टू यूज़ जो चीज़ है वो एम्यूलेशन में कभी नहीं हो सकता। एंड लॉन्च डे पे ही तो आपका वो गेम एम्यूलेशन की मदद से आपका जो लाइक स्मार्टफोन में अगर आप एम्यूलेशन कर रहे हैं उसमें नहीं आ जाएगा।
तो मैं बोलूँगा कि स्मार्टफोन कभी गेमिंग हैंडल्स को टक्कर नहीं दे पाएगा। एंड एक चीज़ मैं और बताना चाहूँगा कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल चिप स्नैपड्रैगन 8 एलीट आ गया है, तो बहुत अच्छा एम्यूलेशन देखने को मिलेगा, वो सारी चीज़ें सही है। बट आप ये देखिए कि आर्म प्रोसेसर लैपटॉप्स में आपको देखने को मिल रहे हैं, तो क्या पता गेमिंग हैंडल्स के लिए भी एक स्पेशल आर्म प्रोसेसर बन जाए। फिर ROG Ally का जो एक दिक्कत था कि वो 1 घंटे या 2 घंटे आपको बैकअप दे रहा है, या फिर सारे ही हैंडल्स का जो अभी आपको 1-2 घंटे का बैकअप दे रहा है, फिर आपको 4-5 घंटे का बैकअप देने लगे। तो जब आर्म प्रोसेसर्स गेमिंग हैंडल्स के लिए आ जाएंगे ना, फिर बैटरी बैकअप का जो प्रॉब्लम है वो सॉर्ट आउट हो जाएगा। एंड जब वो सॉर्ट आउट हो जाएगा, फिर इट विल लिटरली रेवोल्यूशनाइज द गेमिंग इंडस्ट्री। What is the biggest tech gimmick that you thought was in 2024? Gimmick, yes. Specifically 2024, 2023 नहीं, 2022 नहीं, 2025 नहीं. मेरे पास तो है आंसर. Biggest tech gimmick of 2024, AI and specially Apple Intelligence। पहले पूरा साल जब से शुरू हुआ था तब से AI पूरा बदल के रख देगा, ये चेंज हो जाएगा, वो चेंज हो जाएगा। हाँ, AI काम का है, बट ऐसा नहीं है कि पूरा चेंज कर दिया है द वे वी यूज़ आवर डिवाइसेस, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। स्टिल वी यूज़ ऑलमोस्ट प्रिटी मच द सेम वे। एंड लेटर पार्ट जब एप्पल आया, एप्पल अपने एप्पल इंटेलिजेंस को शोकेस किया, तब भी सोच रहे थे कि iPhone 16 में बहुत सारे AI फीचर्स देखने को मिल जाएंगे, एकदम एंड्रॉयड को पीछे छोड़ देगा। अब एप्पल AI के साथ आया है तो कुछ ज़रूर ऐसा कुछ लाया होगा जो एकदम बौखला देगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ है। जितना AI है इट्स क्या बोलूँ, एंड्रॉयड के ऊपर एक UI जैसे दे देते हैं, ChatGPT के ऊपर एक UI दे दिया है एप्पल इंटेलिजेंस का, वैसा टाइप का एक सीन है। तो इट्स एप्पल का थोड़ा सा है मॉडर्न वर्जन ऑफ ChatGPT मैं बोल सकता हूँ, सीधी सी बात है। मतलब कम हो रही है. What are your take on that? Like what are your take on leaks in general? नॉनसेंस कम हो रही है, वो ब्रांड्स ही लीक करते हैं यार, क्या बात कर रहा है। अब लीक्स के बारे में तो हमारे ट्रेकिंग टेक भाई ने ही सब बोल दिया है, इस लाइन पे ही ख़त्म हो जाता है। उनको ही फ़ायदा है क्योंकि इतने अच्छे अच्छे लीक्स निकलते हैं। वो कैसे निकलते हैं, ब्रांड्स खुद इंटेंशनली करते हैं, इसका और कुछ मतलब नहीं बनता, इस पे और कुछ दो राय नहीं बनती। सारे एक ही चीज़ है, सब क्रिएटर्स एक ही बात बोलेंगे कि ये ब्रांड्स खुद करते हैं, ब्रांड अपने फ़ायदे के लिए करते हैं। हमारा भी फ़ायदा होता है, हमारा कंटेंट बन जाता है, जो लोग टेक न्यूज़ देते हैं उनका फ़ायदा हो जाता है। फिर जो लोग इन पे बात करते हैं, सेपरेट वीडियोस बनाते हैं, जैसे कि अभी मैं लीक सेगमेंट में बात कर रहा हूँ, मेरा भी फ़ायदा है, मेरा और 2 मिनट बढ़ गया। सो इट इज़ व्हाट इट इज़। Alright, so I also wanted to talk about short form content a little bit, right? What's your take on it? I mean, a lot. How are you guys approaching that short form content and everything? I seen. What are my takes on short form content? Short form content is एक बहुत ही पावरफुल चीज़ है जिसको करंटली मैं यूज़ नहीं कर पा रहा हूँ, बट आई थिंक ऑफ यूजिंग इट इन द फ्यूचर, इन नियर फ्यूचर ओनली। मैं देखता हूँ कि मैं जितनी जल्दी हो सके शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी, अच्छा शॉर्ट फॉर्म कंटेंट भी डाल सकूँ। अभी तो बस मेरे लॉन्ग फॉर्म वीडियोस के प्रमोशनल वीडियोस डाल रहा हूँ, ताकि अगर आपको दिख जाए, अगर आपको ये अच्छा लगे तो आप फुल वीडियो के लिए मेरे चैनल पे आइए एंड मेरा वीडियो देखिए। मैं ऐसे शॉर्ट फॉर्म कंटेंट को यूज़ कर रहा हूँ, बट आई एम थिंकिंग ऑफ गिविंग यूनिक कंटेंट ऑन शॉर्ट फॉर्म एज वेल, बट आई एम जस्ट ट्राइंग टू मैनेज बिटवीन लॉन्ग एंड शॉर्ट, बिकॉज मैंने ऑलरेडी 120 क्वालिटी वीडियोस देने का वादा किया है, वो मैं नहीं तोड़ूंगा, वो मैं करूंगा। एंड उसके साथ साथ अगर हो सके तो मैं शॉर्ट फॉर्म कंटेंट देना चाहूँगा, बट अगर नहीं हो सके तो मैं फ़िलहाल के लिए प्रमोशनल टाइप शॉर्ट कंटेंट ही देना पसंद करूँगा। बट नो मैटर वॉट, शॉर्ट फॉर्म कंटेंट इज़ वेरी मच प्रॉमिसिंग। उससे चैनल को जो रीच मिलता है वो इज़ जस्ट अनडिनाएबल। Phone of the year 2024. Yeah, we can show. फ़ोन ऑफ द ईयर सिंपल सी बात है, सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा। इसके ऊपर कोई फ़ोन कोई नहीं बोल सकता है, क्योंकि आईफोन ने इस बार आपने तो देखा ही है, कैमरा बटन अच्छा है, इट्स नॉट कि अच्छा नहीं है, बट कितने लोग उसको यूज़ कर रहे हैं। मैं बोलूँगा मैंने जब यूज़ किया मेरे को बहुत अच्छा लगा वो कैमरा शटर बटन, बट क्या है कि मैं कैमरा रिलेटेड चीज़ें करता हूँ, कितने लोग करते, कितने लोगों के लिए वो यूज़फुल है। तो ये एक चीज़ है, बहुत ही एक नीश ऑडियंस के लिए एक चीज़ ऐड करना इज़ कंपैरेटिवली मीनिंगलेस। ऑलरेडी S23 अल्ट्रा यहाँ पे था, उन्होंने एक लेवल और ऊपर लेके इसको S24 अल्ट्रा कर दिया। तो इट इज़ सिंपली द बेस्ट फ़ोन राइट नाउ।
एंड अगर आपको फ्लैगशिप फ़ोन लेना है, अगर आप कंफ्यूज्ड है तो ऑब्वियसली S24 अल्ट्रा ले सकते हैं। बट हाँ, एप्पल का इकोसिस्टम अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप मैकबुक यूज़ करते हैं, अगर आप लाइक एप्पल वॉच यूज़ करते हैं, तो फिर आपको आईफोन के साथ ही जाना चाहिए। तो एवरी फ्लैगशिप फ़ोन हैज़ इट्स ओन बेनिफिट्स एंड मैं यही बोलूँगा, अगर आपके पास इकोसिस्टम बनाने का कुछ सीन नहीं है तो आप सैमसंग गैलेक्सी S24 अल्ट्रा के साथ जाइए। आपको बेटर एक्सपीरियंस मिलेगा एंड आपको थोड़ा फ्री फील होगा, इतना ज़्यादा लॉक्ड फील नहीं होगा क्योंकि iOS बहुत ही लॉक्ड फील होता है। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अगर आपको मेरे आंसर्स अच्छे लगे तो एक लाइक कर देना। अगर आपको मेरे आंसर्स पसंद नहीं आए एंड आप अपने आंसर्स रखना चाहते हैं तो फील फ्री टू कमेंट डाउन। मैं आपके आंसर्स पढ़ूंगा एंड फिर आपको रिप्लाई करूंगा, ऐसे बातचीत होगी। एंड अगर आप मेरे को पर्सनली मैसेज करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको मेरा इंस्टा हैंडल देखने को मिल जाएगा। आप यहाँ पे मेरे को मैसेज कर सकते हैं, फिर वहाँ पे भी बातें हो सकती है। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए